हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो की कड़ी में मैं आपको नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ था एम्स जोधपुर में, और बहुत सारे नर्सिंग ट्यूटर के हर एम्स में एज यू नो नाउ डेज नर्सिंग ट्यूटर की ऑलमोस्ट 15 to 20 वैकेंसीज आ रही है। तो जो नर्सिंग ट्यूटर एम्स जोधपुर का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और किस टाइप से नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर था, अगर आपको इसकी ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है या फिर देखना चाहते हो किस टाइप का पेपर आया था, तो आप किरोशा एकेडमी जो डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, और फिर आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे कि किस पैटर्न्स पे नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम आता है और आपको वो एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। एज यू ऑल नो, नर्सिंग ट्यूटर की पे ग्रेड सब आपको डिटेल में पता है, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो करके आपको बता दूंगा। सो नर्सिंग ट्यूटर लेवल 10th में आता है पे ग्रेड में, और बहुत अच्छी पे सैलरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक और क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रीड आउट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है एज यू ऑल आर टीचिंग फैकल्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से, चलिए रीड आउट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 45 था। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग, इसमें सैम्पलिंग टेक्निक पे क्वेश्चन पूछा है। किस पे क्वेश्चन पूछा है? सैम्पलिंग टेक्निक पे। वन सैंपल इज सेलेक्टेड एंड आस्क्ड फॉर 2 रेफरेंस। सो इन द सैम्पलिंग टेक्निक, मतलब आप रेफरेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको पता होगा कि ये स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ द स्नोबॉल सैम्पलिंग से क्वेश्चन है। इसमें क्या, एक सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, आफ्टर हिल आस्क फॉर टू गिव 2 or more references, either 2 references of the similar participant, out of which at least one participant must be active to provide further reference and another could be non-active। So इसमें एक पार्टिसिपेंट जो 2 रेफरेंस मिलेगा वो एक्टिव होगा, और फिर वो फर्दर स्नो बॉलिंग की तरह और 2 रेफरेंस देगा, और फिर वो फर्दर आउट ऑफ द 2 एक एक्टिव होगा और फिर से 2 रेफरेंस देगा। सो ऑप्शन 1 इज एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नो बॉलिंग, ऑप्शन 2 is non-liner snowballing sampling, option C is liner snowballing sampling, and option D is exponential discriminative snowball sampling। चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें पूछा गया है एक एक्टिवली पार्टिसिपेंट होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 मेनली टाइप थे। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप स्नोबॉल सैम्पलिंग के, और थर्ड टाइप। ओके, सो जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें क्या है, एक पार्टिसिपेंट एक्टिवली रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो एक सैंपल आपने सेलेक्ट किया वो 2 रेफरेंस देगा। कितने? 2 रेफरेंस देगा। तो इसमें से एक तो क्या होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेंट होगा, फिर से वो 2 रेफरेंस लेगा, और ये लाइन क्लोज हो जाएगी, ये चेन क्लोज हो जाएगी। इसमें से ये फिर से 2 रेफरेंस होगा, तो इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। करेक्ट है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, सो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कि भाई नेक्स्ट क्या कहलाता है। दूसरा जो अपना टाइप आज देखना था उसके बारे में देखेंगे। क्या था, एक तो डिस्क्रिमिनेटिव था, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिव था। तो अपना आंसर क्या दिया, अपन ने आंसर क्या चूज किया था, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव का एग्जाम्पल ले ले। इसमें जैसे ही आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया, क्या किया था, एक सैंपल सेलेक्ट किया, वो 2 रेफरेंस देगा, फिर से एवरी सैंपल अगेन गिव 2 रेफरेंस। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव सैम्पलिंग। क्या बोलेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, थर्ड जो अपना टाइप था लाइनर, कौन सा था, लाइनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये तो एग्जैक्टली इजी था। इसका करेक्ट आंसर सीधा, जैसे ही सैंपल सेलेक्ट किया, अगेन ही विल गिव रेफरेंस टू अदर सैंपल, एंड अगेन ही विल गिव रेफरेंस टू नेक्स्ट वन। सो लाइक चेन इट्स वर्किंग, लाइक
चेन इट्स वर्किंग। सो क्लियर है। तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये एक तरह से टाइप्स ऑफ द स्नोबॉल सैंपलिंग है। क्या है? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग किसमें यूज की जाती है? तो एक तरह से कमर्शियल सेक्स वर्कर देख लो तो वो क्या रेफरेंस देंगे एग्जैक्टली कि आपको किसके कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है, तो सेम कैटेगरी के वो रेफरेंस देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें तो ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ड्रग का कैलकुलेशन कैसे करना है? तो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ड्रग। क्या है? साइक्लोफॉस्फेमाइड कितना दिया है? डोज दिया है इसका 40 mg। कितना डोज दिया है? 40 mg पर kg पर डे देना है। कौन से रूट से देना है? ओरली। 40 mg पर kg पर डे ओरली देना है। तो अब अपन को काउंट क्या करना है? किस बेस पे काउंट करना है? वेट पे। अब यहाँ पे देखिए वेट LB में दिया है, वेट किस में दिया है? पाउंड में दिया है। वेट यहाँ पे पाउंड में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो पाउंड वाला वेट को कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ मच वुड नर्स गिव ईच डे? तो अपना डोज कितना देना है? 40 mg पर kg पर डे। कौन से रूट से देना है? पर ओरल से। अब पेशेंट का वेट कितना है? पेशेंट का वेट है पाउंड में 15 पाउंड। कितना है? 15 पाउंड। तो 15 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 15/2.2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.81। कितना आएगा? 6.81 kg हो जाएगा। जब 6.81 kg इंटू 40 mg करेंगे तो आपका आंसर आएगा 272 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 272, 240, 280, 100, 120, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑलमोस्ट 280, क्योंकि नियर बाय 272, 280 है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिसर्च सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 था पेपर में। Which of the following strategy is used to set aside his own belief, attitude, feeling about the phenomena in qualitative study? अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो है स्टडीज, तो इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज का दिया है जिसमें जो रिसर्चर रहता है वो अपने ओन बिलीफ, एटीट्यूड और फीलिंग पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, मतलब वो उससे असाइड रखता है, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, बी ब्रैकेटिंग, सी मेमोइंग, डी ऑडिट ट्रायल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा दिया था? ब्रैकेटिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें प्री जो रिसर्च का जो प्री ऑक्यूपेशनल थिंग रहती है उससे उसका आंसर डिसाइड नहीं होता है। ओके, उससे इफेक्ट नहीं करता है। जैसे रिसर्चर्स की ओन बिलीफ, एटीट्यूड और फीलिंग के बेस पे वो जो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो उस पर इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया है। विटामिन के इज अवेलेबल एज ए 1 mg पर 0.5 ml। अगर 1 mg कितना है? वाइल 0.5 ml और ऑर्डर डोज कितना है? 0.5 mg पेशेंट को देना है, तो विटामिन के कितना एडमिनिस्टर किया जाएगा क्वेश्चन है। तो आपको ड्रग कैलकुलेशन करेंगे तो एक चीज़ याद रखना है, अवेलेबल डोज, डिजायर डोज मतलब जितना ऑर्डर किया है अपॉन अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। क्लियर है? तो डिजायर डोज यहाँ पे कितना है? डिजायर डोज है 0.5 mg और अवेलेबल डोज कितना है? 1 mg और क्वांटिटी दी है 0.5 ml। ठीक है, अगर इन सब को कट करो तो आपका आंसर आएगा 0.25 ml। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? 0.25 ml। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट रिसर्च से 47 क्वेश्चन आया था। व्हाट डज शो इन दिस पिक्चर? क्लियर है? तो इस पिक्चर में को रिलेशन से रिलेटेड बताया गया है, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो को रिलेशन से रिलेटेड पूछा गया है। ये जो डायग्राम दिया है, ये जो डायग्राम दिया है वो क्या इंडिकेट करता है? परफेक्टली नेगेटिव को रिलेशंस, एब्सोल्यूट नो रिलेशंस, परफेक्टली पॉजिटिव को रिलेशन, मॉडरेटली नेगेटिव को रिलेशंस। तो ये 4 ग्राफ हैं। तो मैं आपको बता दूं जस्ट डायग्राम करके,
ओके, सो लेट्स फर्स्ट देखिए, ये है पॉजिटिव, कौन सा है, परफेक्टली पॉजिटिव, ये है परफेक्टली नेगेटिव, और देयर इज नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, क्लियर है, ये क्या है, नो कोरिलेशंस, क्लियर है, और मॉडरेटली, मॉडरेटली नेगेटिव, क्लियर है। तो ये आपका डायग्राम है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशंस। ये जो डायग्राम दिया है वो क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशंस, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ए। आप सबको ये जो सब क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आए थे, 2 आवर का पेपर था, आपको ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने ऐप पे। ये मेरी ओर से जो क्रियोशो एकेडमी ने जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, वो मेरी ओर से मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस एग्ज़ाम में मैंने खुद ने क्लियर किया था, ऑल इंडिया 10th रैंक अचीव की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट स्कोर, फॉलोइंग सेट स्कोर का मीडियन क्या है। तो आपको मीडियन कैलकुलेट करने से पहले अपन सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दे, 0 2 4 6, फिर आगे आपका 10 12 14 18 20 और 22 24। टोटल 11 नंबर है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है n/1/2, मीडियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप सबको पता है n/2/n+1/2। तो टोटल नंबर कितने हैं, 11 + 1/2 बराबर हो गया 6। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर कौन सा है, 2 3 4 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर मीडियम कौन सा आ गया, 12, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जो आप सब रिसर्च ऑब्जेक्टिव चूज करते होंगे, तो उसका विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज फॉलोड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन करने के लिए क्या गाइडलाइन फॉलो की जाती है। तो फाइनर, पिकॉट, स्मार्ट, PQRS। तो आप सबको पता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए स्मार्ट टेक्निक यूज की जाती है। कौन सी टेक्निक, स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम रिलेटेड। इस बेस पे अपन रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज लोवेस्ट ऑन द मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल होता है, उसमें कौन सा डाटा लोवेस्ट होता है, ये करके क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, ए इज जेंडर, बी इज द हाइट इन सेंटीमीटर, रेंज ऑफ द टेम्परेचर, लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जेंडर होगा। जेंडर में मेल और फीमेल ही होते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर, रेंज सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, जेंडर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिलेटेड टू कंसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन चाइल्ड एग्रीमेंट इन द पार्टिसिपेंट। जिसकी एज 18 ईयर से नीचे हो, उसका कंसेंट लेना है किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर कंसेंट, लेसेंट, असेंट और कंसेंट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे माइनर कंसेंट कर देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, एसेंट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव मेथड फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल बिहेवियर। जो रिसर्च डिज़ाइन के टाइप हैं, तो उसमें कल्चरल बिहेवियर पे कौन सा
बेस्ड होता है, फिनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी, हिस्टोरिकल एंड इथनोग्राफिकल। तो आप सबको पता है बेस्ड ऑन द कल्चरल बिहेवियर जो है इथनोग्राफिकल रिसर्च स्टडी होती है। कौन सी? इथनोग्राफिकल। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक पार्टिसिपेंट आर चूजन डेलिबरेटरी विच इज इन रिसर्चर जजमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा। तो रिसर्चर के बेस्ड ऑन द रिसर्चर पर्पस उसको कौन सा सैंपल चूज करना है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? पर्पसिव सैंपल इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बाकी बहुत डिटेल में देखेंगे तो आप सबको पता ही है, रिसर्च सैम्पलिंग मोड टॉपिक था, आपने एमएससी में स्टडी किया होगा, आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो फिर आप रिसर्च सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो क्यूरोसिटी एकेडमी के ऐप में। चलिए, द करंट स्टडी इंक्लूड फीमेल नर्सेज ओनली। जो करंट स्टडी होती है ओनली फीमेल नर्सेज इंक्लूड करती है, तो ये क्या कहलाता है? इट रिफ्लेक्ट इन दिस स्टेटमेंट रिसर्च प्रॉब्लम, डिलिमिटेशन, वेरिएबल एंड अजम्पशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? लिमिटेशन और डिलिमिटेशन आपने पढ़ा होगा। तो डिलिमिटेशन क्या इंडिकेट करता है? बाउंड्रीज को इंडिकेट करता है। तो इसमें ओनली मेल और फीमेल जेंडर होते हैं, तो इसमें ओनली फीमेल को इंक्लूडेड किया गया है। इसे क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी प्रॉब्लम में, रिसर्च में, तो इसमें कोई भी रिलेशंस नहीं है। वो कौन सा हाइपोथेसिस कहलाता है? उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। लाइक एग्जांपल, स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशंस नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें मैंने डेप्थ में ऑलमोस्ट रिसर्च के जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको डेप्थ में डिस्कस कर लिया। ये बेसिक स्मॉल वीडियो बनाया है ताकि आप क्यूरोसिटी एकेडमी डाउनलोड कर ले ऐप में। कौन सी? क्यूरोसिटी एकेडमी डाउनलोड कर ले ऐप से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हो। और जो पेपर की फ़ी 3000 थी वो ऑलमोस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में मिलेगा। स्टोर में जाके चेक कीजिएगा, और कुछ इशू है तो नंबर दिए हुए हैं आप, या फिर कोई भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।